राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही योग्य प्रत्याशी मेरे भाई आरपी सिंह जी, करोलबाग जिला भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई वीरेंद्र बब्बर जी, हमारे तीनों पार्षद भाई राजेश भाटिया जी, भाई प्रमोद तंवर जी, भाई सूरज जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय मूलचंद चावला जी, भाई कृष्ण दिलोट जी, भाई राजन तिवारी जी, मंच पर आसीन मेरी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और इंद्रपुरी की इस जनसभा में उपस्थित आदर के योग्य मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों और स्नेही भाइयों, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं स्वर्गीय पूरण सिंह जी योगी की स्मृति को अपना प्रणाम निवेदन करती हूँ। बंधुओं, आज मैं भाई आरपी सिंह जी के लिए केवल वोट मांगने नहीं आई हूँ, बल्कि देश की तरफ से उनका कर्ज चुकाने आई हूँ और मैं चाहूंगी कि आप सब भी मिलकर इस कर्ज को चुकाने में मेरा सहयोग करें। आपके मन में उत्सुकता जाग रही होगी कि मैं ये बात क्यों कह रही हूँ। मैं आपको एक घटना बताना चाहती हूँ। शायद भारतीय जनता पार्टी के जो लोग यहाँ खड़े हैं उन कार्यकर्ताओं को पता होगा कि 2 वर्ष पहले हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर ने 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए एक तिरंगा यात्रा निकाली थी। पूरे हिंदुस्तान से होते हुए वो जम्मू तक पहुंच गए थे और 26 जनवरी को उस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए मैं स्वयं और राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता अरुण जी जम्मू पहुंचे थे, लेकिन हम लोगों को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा दिन एयरपोर्ट पर रोके रखा और रात को 11 बजे अलग अलग कारों में हमको ले जाकर के रात के 2 बजे पंजाब के पुल पर छोड़ दिया। हम भी हठी कम नहीं थे। अगले दिन सुबह उठे और फिर दोबारा जम्मू पहुंच गए, लेकिन जम्मू पहुंचते ही अनुराग जी समेत हम दोनों को फिर गिरफ्तार कर लिया। यात्रा रोक दी गई। हम लोगों को लगा कि निश्चय करके चले थे वहां से कि लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगे। जब यहां रोक दिए गए हैं सभी के सभी, तो कैसे तिरंगा फहरेगा। उस समय भाई आरपी सिंह ने वहां बैठकर एक योजना बनाई और अपने साथ 7 साथियों को साथ लेकर, जिसमें एक हमारी कस्तूरबा नगर की आज की प्रत्याशी शिखा राय भी थी, चुपके चुपके श्रीनगर पहुंच गए। छुपते छिपाते 2 बजे से लाल चौक पर टहलने लगे। किसी को शक नहीं था, लोगों को लगता था सैलानी आए हैं, जैसे बाकी सैलानी घूम रहे हैं ऐसे ये भी सैलानी घूम रहे हैं। ये और शिखा राय दिल्ली से थे, बाकी राजस्थान के लड़के थे और इन 7 लोगों ने, जिसका नेतृत्व कर रहे थे आरपी सिंह और शिखा राय, पूरे 4 बजे अपनी जेबों से तिरंगे निकाले और वंदे मातरम कहकर श्रीनगर के लाल चौक पर फहरा दिए। वो निश्चय जो नेतृत्व पूरा नहीं कर सका था, वो हमारे इस आरपी सिंह ने पूरा किया था। और उस समय मैंने याद किया था कि ये गुरु गोविंद सिंह का संघ 1.25 लाख से अकेला लड़ने श्रीनगर पहुंच गया और अपनी जान की बाजी लगाकर तिरंगा फहरा कर आया था। मैं कई बार तुलना करती हूँ कई बार के सरदार मनमोहन सिंह जी, आपके राज्य में पाकिस्तान की सेना के सैनिक आते हैं, भारतीय सीमा में घुसते हैं और केवल आक्रमण नहीं करते बल्कि हमारे सैनिकों के सर काट करके ले जाते हैं और आप बिना सर का शव उसकी पत्नी को थमाते हैं। तुलना में देखिए मेरा ये सरदार आरपी सिंह माँ शिवा भवानी से यह आशीर्वाद मांगते हुए कि देह शिवा वर मोही ए शुभ कर्म न तो कभू न टरूं, जब अभी अरिसों में जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। दुश्मन को ललकारता हुआ श्रीनगर पहुंचा था और अपनी जीत करके वापस आया है। इसलिए मैं आपसे कहने आई हूं, आप सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा जुझारू, ऐसा निष्ठावान
और राष्ट्रीयता से इतना उत्प्रोत ये प्रत्याशी हमने आपको दिया है, इसका कर्ज चुकाइए और कमल का बटन दबाकर आरपी सिंह को यहां से जिता करके भेजिए। अभी भाई वीरेंद्र बब्बर यहां बात कर रहे थे, उन्होंने दिल्ली के मुद्दों पर बात की। मित्रों, यहां दिल्ली की भी सरकार है और केंद्र की भी सरकार है। केंद्र की सरकार का हेडक्वार्टर भी दिल्ली है। चाहिए तो यह था कि जहां पर दो दो सरकारें हो और दोनों एक ही पार्टी की हो तो दिल्ली वासी सुख से रह सके। एक सुरक्षित नगर बने दिल्ली, एक सुंदर नगर बने दिल्ली, सुविधाओं से लैस बने दिल्ली। लेकिन हुआ यह है कि दोनों सरकारों ने दिल्ली वासियों को केवल कष्ट देने का काम किया है, केवल पीड़ा देने का काम किया है। अगर केंद्र की सरकार खाने पीने की वस्तुओं की महंगाई बढ़ाती है, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाती है, तो दिल्ली की सरकार बिजली और पानी के दाम बढ़ा देती है। जीना दूभर हो गया है उनका। ये मेरी बहनें बेची हैं। महंगाई की पहली मार इनकी रसोई पर पड़ती है। मैं स्वयं एक महिला हूं, अपना राशन स्वयं खरीदवाती हूं और किसी बड़ी दुकान से नहीं, केंद्रीय भंडार से आता है मेरा राशन, जहां दाम नियंत्रित होते हैं। सरकार स्वयं तय करती है, उससे एक पैसा भी फालतू केंद्रीय भंडार वाला ले नहीं सकता। मैं नवंबर के अपने राशन के बिल से आपको बताती हूँ कि इसी नवंबर का जो मेरा राशन आया है, आटा 18 रुपए 20 पैसे किलो, सादा चावल, बासमती नहीं, सादा चावल परमल 31 रुपए किलो, चीनी 36 रुपया 80 पैसे किलो, अरहर की दाल 76 रुपया किलो, मूंग धुली 79 रुपया किलो, नमक टाटा का 15 रुपया किलो और सरसों का तेल 102 रुपया किलो आया। मैंने इसमें कोई वो बड़ी चीज नहीं बताई जो अमीरों की रसोई में होती है। आटा, दाल, चीनी, चावल, नमक और वो भी सरसों का तेल, दूसरा तेल नहीं। मैंने रिफाइंड ऑयल की बात नहीं की, मैंने दाम बताया सरसों के तेल का, जो गरीब से गरीब आदमी की रसोई में भी आटा, दाल, चीनी, चावल, नमक और तेल तो चाहिए ही, उसके दाम बताए हैं मैंने आपको। पूछिए उस गरीब महिला से जिसके पति के वेतन में 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन उसकी रसोई का बजट हर महीने 100 रुपया बढ़ गया, वो कैसे तालमेल बैठाएगी, कैसे तालमेल बैठाएगी अपनी रसोई में। एक ही काम करती है, दिन और रात कोसती है इस सरकार को और कहती है कब पिंड छूटेगा इस सरकार। डीजल और पेट्रोल के दाम, मार पड़ती है मध्यम वर्ग के उस बेरोजगार युवा पर जो कमाई के पैसे से स्कूटर नहीं चलाता, मां से पैसे लेकर स्कूटर चलाता है। जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, और एक बार दो बार नहीं, पिछले 10 साल में 60 बार बढ़े हैं। जब हम थे सत्ता में, सत्ता छोड़कर जब गए तो 33 रुपया 71 पैसे पेट्रोल का दाम था प्रति लीटर, और आज 71 रुपया 2 पैसे हो गया, दुगने से भी 5 रुपया ज्यादा। डीजल का दाम था 26 रुपया प्रति लीटर, आज 53 रुपया हो गया, दुगने से भी 1 रुपया ज्यादा। डीजल की मार पड़ती है किसान पर, पेट्रोल की मार पड़ती है इस बेरोजगार युवा पर। और जब माँ से कहता है कि माँ पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो 100 रुपए का नोट ज्यादा दे दे, तो माँ सर पीट कर कहती है बेटा रसोई का खर्च तो चलता नहीं, तेरे स्कूटर का कहां से लाके दूं, तू घूमना बंद कर दे, स्कूटर मरे को आग लगा दे, मुझसे पैसा मांगना बंद कर। और उस समय माँ भी कोसती है और बेटा भी कोसता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री कहती है कि हमने तो अन्न की योजना चलाई, ये महंगा लेने की जरूरत क्या है। मैं कहना चाहती हूँ शीला जी, आपने जो योजना 21 मई को राजीव गांधी के जन्मदिन के दिन इस वर्ष चलाई है, ये योजना एनडीए के कार्यकाल में अंत्योदय अन्न योजना के नाम से और अन्नपूर्णा अन्न योजना के नाम से 4 साल चलती रही है। और ये जिस योजना का आप दम भर रहे हैं और जिस खाद्य सुरक्षा कानून का दम भर रही है केंद्र की सरकार, वो योजना 10 साल से छत्तीसगढ़ का शासन चला रहा है और इससे बेहतर चला रहा है। आपको मालूम है हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार 1 रुपया किलो के भाव से 35 किलो चावल हर घर में पहुंचा रही है। पुराने 10 साल से 35 किलो चावल, 35 किलो चावल 1 रुपया के भाव, 35 रुपया दीजिए, पूरे महीने का राशन, पूरे महीने का चावल
35 किलो ले जाइए, और उसमें दाल देती है 2 किलो 5 रुपए किलो के हिसाब से, नमक देती है 1 रुपया किलो के हिसाब से, बस्तर के इलाके में चना देती है 5 रुपया किलो के हिसाब से, पोषक आहार भी देती है। तो जिन योजनाओं का आप दम भर रही हैं, वो योजनाएं तो हमारे राज्यों में पुराने 10 सालों से चल रही हैं। लेकिन आपकी सरकार ने गरीबी का मानदंड क्या रखा है? आपको मालूम है, ये केंद्र सरकार कहती है अगर दिल्ली नगर में रहने वाला एक व्यक्ति 32 रुपया रोज का खर्च कर सकता है तो वो अमीर है, गरीब नहीं। यानी 960 रुपया हर महीने कमाने वाला, 1000 रुपए से 40 रुपया कम कमाने वाला व्यक्ति इस केंद्र सरकार की निगाह में अमीर है। तो फिर गरीब कौन है? तो कांग्रेस के उपाध्यक्ष कहते हैं गरीब तो मन की स्थिति है। संत कबीर का एक बहुत चर्चित भजन है, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पावे राम भजन में वो सुख नाए अमीरी में। लगता है किसी ने वो भजन उनको सुना दिया कि मन लागो मेरो यार फकीरी में। हर गरीब आदमी ये भजन गाए और कहे मेरे मन की स्थिति तो अमीरी की है, मैं तो राम भजन गाता हूँ, मुझे रोटी दाल चावल रोटी से कुछ लेना देना नहीं है, मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो वो संत वाणी बोलते हैं कि गरीबी तो मन की स्थिति है। अरे जिसके पास पहनने को नहीं, खाने को नहीं, रहने को नहीं, दवाई का पैसा नहीं, पढ़ाई का पैसा नहीं, उसकी मन की स्थिति आप क्या जानो राहुल जी। मैं आपको कहना चाहती हूँ आप ऐसे उवाच करना बंद कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा, शायद कांग्रेस का ज्यादा भला होगा। मित्रों, जब इन लोगों को ये गरीब जनता दोनों हाथों से लूटते हुए देखती है देश को, तो उनका मन विद्रोह से भरता है, आक्रोश से भरता है। दोनों हाथों से खजाना लूट रहे हैं ये दोनों सरकारों के मंत्री। कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला तो दिल्ली में हुआ था ना, 70,000 करोड़ का। कौन गया था जेल में? कांग्रेस के सांसद सुरेश कलमाड़ी। लेकिन हमने कहा कि बाकी लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो प्रधानमंत्री ने संसद में खड़े होकर कहा था शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए, कार्रवाई करूंगा। अब शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आए भी कितने टाइम हो गया, ठंडे बस्ते में पड़ी है। मुझसे किसी ने पूछा था कि सुषमा जी अब तो शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आ गई, कार्रवाई तो नहीं हुई। मैंने कहा कार्रवाई होगी भी नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा ये कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं थी, ये कांग्रेस वेल्थ गेम्स थी। ये सरकार को कांग्रेसियों को संपत्ति देकर चली गई, कौन करेगा इसकी कार्रवाई? इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि दोनों सरकारें जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं, सीडब्ल्यूजी में यहाँ की सरकार, कोल ब्लॉक आवंटन में केंद्र की सरकार, स्पेक्ट्रम आवंटन में केंद्र की सरकार, इन सब का बदला लेने का समय इस चुनाव में आया है। महिला सुरक्षा का जिक्र कर रहे थे वीरेंद्र बब्बर, कहते हैं कि शीला जी कहती कि मेरी अपनी बेटी भी सुरक्षित नहीं है। वो सिर्फ इतना कहकर चुप नहीं करती, वो हमारी बच्चियों को सलाह देती हैं कि तुम रात के समय सुबह के 4 बजे काम करने मत जाया करो। मैं उनसे कहना चाहती हूँ शीला जी, कोई बच्ची शौक से आधी रात को काम करने नहीं जाती, ये परिवार की गरीबी और मुफलिसी उसे जाने पर मजबूर करती है। जब कहीं नौकरी नहीं मिलती तो कॉल सेंटर में नौकरी लेती है, और कॉल सेंटर में इसलिए 4 बजे जाना पड़ता है क्योंकि अमेरिका के लोगों से बात करनी होती है, और दोनों देशों के जो समय का अंतर है उसके कारण उसको 4 बजे सुबह तक काम करना पड़ता है। चाहिए तो ये कि आप उनके लिए नाइट बसेस चलाएं, उसमें पुलिस कांस्टेबल बैठाएं, सुरक्षित उनको घर पर भेजें, लेकिन आप उनको नसीहत देती हैं कि वो काम करने नहीं जाए तो वो गरीबी के गर्त में गिर जाए। आपकी व्यवस्था का खौफ ही नहीं है, इसीलिए आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं मित्रों, एक बार आप यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। 15 साल हो गए आपको कांग्रेस की सरकार देखते देखते। हम इन भूख से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे, भय से भी मुक्ति दिलाएंगे और भ्रष्टाचार से भी मुक्ति दिलाएंगे, ये हमारा वादा है। हमने डॉक्टर हर्षवर्धन को
नेतृत्व सौंपने की बात की है। आज उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक साफ सुथरा और ईमानदार चेहरा, एक ऐसा प्रभावी प्रशासक जिसने दिल्ली से पोलियो को हटाकर मुक्त कर दिया। और जिस दिन उन्हें बनाया था, मैंने कहा था कि जिस शख्स ने दिल्ली को पोलियो से मुक्त किया है, वही व्यक्ति अब दिल्ली को कांग्रेस से मुक्त करने का काम करेगा। आप उसका सहयोग करें। आपसे कहने आई, ये जो महिला कोसती है रसोई के खाली डब्बे देखकर, ये जो युवा कोसता है अपनी पेट्रोल की खाली टंकी देखकर, ये कोसने का एक जवाब का टाइम आता है, बदला लेने का चुनाव का समय आता है। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ बदला लेने के लिए न लाठी चलानी पड़ती है, न गोली, न बंदूक, न तलवार, केवल एक मशीन का बटन। अगर सही बटन पर उंगली पड़ जाए और बटन दब जाए तो कांग्रेस के त्रास से भी मुक्ति मिल जाएगी, इनके भ्रष्टाचार से भी मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए आपसे अपील करने आई हूं, निवेदन करने आई हूं कि 4 तारीख को बिना कोई दूसरी बात सोचे, केवल भारतीय जनता पार्टी को सामने रखकर, कुछ कहेंगे वो आप वाले भी तो आ गए हैं, वो आप वालों का तो पर्दाफाश हो गया मित्रों। 30-30 करोड़ की संपत्ति की घोषणा की है उनके उम्मीदवारों ने, 28-28 करोड़ की संपत्ति की घोषणा की है। अब वो आम आदमी पार्टी नहीं है, वो अमीर आदमी पार्टी है। और उनके बारे में तो केवल एक बात कहना चाहूंगी कि जो अन्ना का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। कल बोल रहे थे अन्ना कि मेरे नाम का दुरुपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा मुझ तक खबर पहुंची है कि मेरे आंदोलन के समय जुटाए गए फंड का भी दुरुपयोग कर रहा है। इसलिए आपसे कहना चाहती हूँ, अपनी वोट व्यर्थ मत करना, जाया मत करना। एक सीट भी ये आप पार्टी जीतने वाली नहीं है। मुकाबला वही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का है। अगर मन बनाया है कांग्रेस को हराने का, दिल्ली को कांग्रेस मुक्त करने का, तो कोई दूसरी बात सोचे बिना चले जाना मतदान केंद्र में। 4 दिसंबर को लाइन लगा देना, अंदर जाकर कमल का बटन दबा देना, भाई आरपी सिंह को यहाँ से जिता देना, केवल विधायक की मत बनाना, देश की तरफ से इसका कर्ज चुका देना और डॉक्टर हर्षवर्धन को यहाँ का मुख्यमंत्री बना देना। अभी से उसको मालूम है कि अब पानी का संकट है। आपके जीते हुए मंत्री जल बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, लेकिन आप तक पानी नहीं पहुंचा सके। लेकिन मेरा होने वाला विधायक मंच में मेरे सामने मुझे साक्षी करके कह रहा है कि पहला काम करेगा, करोल बाग में पानी लेकर आएगा, राजेंद्र नगर में पानी लेकर आएगा। इसकी बात का विश्वास करते हुए कमल का बटन दबाकर उसे जिता देना और डॉक्टर हर्षवर्धन को मुख्यमंत्री बना देना। आपके कष्ट कट जाएंगे और मेरा कर्ज चुक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।